एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है सीमा जी की। इन्होंने किस तरीके से अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसको समझेंगे। एंड इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत वेराइटी ऑफ एग्जामिनेशंस की तैयारी इन्होंने की है। तो किस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को बैलेंस किया और किस तरीके से सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन के पीछे ना रह के कोशिश की कि हर तरीके का एक्सपीरियंस लिया जाए। और केवीएस, ईएमआरएस, ये जो हमारे एग्जामिनेशन है, इन पे भी एक अच्छा कमांड जो है इनका है। और इन्होंने एचपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन था वो भी क्रैक किया है। तो बहुत अच्छे से ये आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट बट ऑल्सो कि आफ्टर यूजीसी नेट जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करते हो तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एक बहुत ही खास चीज़ जो इनकी जर्नी में मुझे भी सीखने को मिलती है, इन्होंने 7th अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। लगातार नेट क्वालिफाई करने के बाद हार नहीं मानी कि बार बार नेट हो रहा है, स्टिल फाइनली जो है अपना जेआरएफ का सपना भी पूरा किया। और 5 से 6 बार लगातार नेट करने के बाद 7वें अटेम्प्ट में जेआरएफ हासिल किया है। तो ये चीज़ हमें सिखाता है कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। अगर मैंने कोई चीज़ को करने का ठान लिया है तो उसको करके दिखाना है। बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, स्टिल उनके साथ हर चीज़ को मैनेज किया और प्रॉपर सपोर्ट जो है उनको अपनी फैमिली से मिला, जिसके कारण ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल भी हो पाई। बाकी सारी चीज़ें जो है आप सीमा जी से ही जानेंगे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सीमा मैम, आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो है अपनी तैयारी को किया और आपने एचपीएससी का एग्जामिनेशन भी निकाला। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से आपने ये पूरी जर्नी को कवर किया, ये ज़रूर बताइएगा। और किस तरीके से ये जर्नी में आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे, क्या क्या चीज़ें और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, उनको भी आपने कैसे कॉप अप किया और कैसे इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स अपने दिमाग में रखे, ध्यान में रखे कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें भी करनी है। वो सारी जर्नी हम जानना चाहेंगे और ये जर्नी हम चाहेंगे कि आप सभी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, सो दैट उनको भी बहुत कुछ नया और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले। ओवर टू सबसे यू। पहले थैंक यू सो मच आयुष मैम, आपके कारण ही यहाँ तक पहुंच पाई। थैंक यू सो मच। मैम पहले 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। 2022 में पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसी टाइम पे सोचा था कि भाई नेट होता है, मतलब ग्रेजुएशन में ही सुन रखा था नेट होता है। सोचा था पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन करूंगी। फिर मेरे गुड़िया हो गई थी, उस टाइम पे नहीं कर पाई पोस्ट ग्रेजुएशन में। और फिर सेकंड ईयर में हुई तो खुद से ही मतलब बुक्स वगैरह मंगवा ली थी, तो खुद से ही थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करती थी। फिर एमकॉम फाइनल ईयर में मैंने दिया था, दोनों अटेम्प्ट दी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मतलब वो तो वैसे ही दिया था बिना पढ़ाई की, देखने के लिए भी कैसा होता है एग्जाम। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट भी दिया। फिर मतलब वो भी दिया तो था प्रिपरेशन के साथ, बट वो नहीं जितनी ये नेट जिस लेवल की प्रिपरेशन मांगता वो नहीं थी मेरी, वो भी नहीं हो पाया। फिर मैंने 2000 मतलब एमकॉम कंप्लीट हो गई थी मेरी 2022 में। फिर 2023 में मैंने प्रॉपरली तैयारी करी नेट की, और 2023 में जून में जो अटेम्प्ट हुआ वो मेरा क्लियर हो गया था मैम। 2023 दिसंबर में फिर मैंने जेआरएफ नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा भाई जेआरएफ करना है, पहले से ही सोच रखा था। फिर मैंने दिसंबर वाला दिया, तब भी नहीं हुआ मेरा, 3 मार्क्स से रह गया था मेरा जेआरएफ। फिर मैंने सोचा भाई अकेला इससे भी कुछ नहीं होगा। फिर मैंने 2024 में बीएड में एडमिशन ले लिया था। 2024-25 में मेरी बीएड चली, उसके साथ मैंने एचटेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई किए। और साथ के साथ नेट की प्रिपरेशन शुरू मतलब रखी कि भाई हाँ ये भी करना है, दिमाग में था पहले से ही। फिर मैंने 2024 में भी दी, मतलब 2 अटेम्प्ट थे, मेरा नेट होता गया हर बार, बट जेआरएफ कभी मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो मेरा 1-1 मार्क्स से रहा है, बिल्कुल 1-1 से। उससे पीछे वाला मेरा 3 मार्क्स से रहा था, 3 मार्क्स से रहा। तब भी मतलब मन में तो हुआ भाई 3 क्वेश्चन से रहा था कि भाई 3 क्वेश्चन से रह गया। फिर खुद के ऊपर काम किया, भाई क्या कर सकती हूँ मैं, जो बार बार मतलब 3 बार हो गया मेरा। फिर भी मैंने खुद के ऊपर काम किया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर 1 क्वेश्चन से रह गया। अगर किसी को बताए ना तो उसको भी मतलब ये विश्वास नहीं होता कि ऐसे बोले कि झूठ बोल रही होगी, हर बार ऐसे बोल देती है 1 क्वेश्चन से रह गया। फिर भी मैंने खुद के ऊपर कंसिस्टेंसी बनाए रखी। घर वालों का सपोर्ट था, घर वाले बोलते कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ, हमें पता है आपने मेहनत की है। तो फिर मतलब लास्ट टाइम भी मेरे 101, उससे लास्ट टाइम 101 थे, 102 पे कट ऑफ थी। और अभी जो लास्ट टाइम मेरे 108 क्वेश्चन ठीक थे, 109 पे कट ऑफ थी।
ये दो तो मतलब वो क्वेश्चन भी याद है जिसके कारण मेरा रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने गलत किए ना, एक दो मतलब होती सिली मिस्टेक में, बाद में खुद के ऊपर इतना पछतावा होता है कि ऐसा क्यों किया। अब की बार फिर मेरे 107 क्वेश्चन ठीक हुए मैम, और जेआरएफ की लिस्ट ईडब्ल्यूएस से हूँ मैं, 103 पे थी, तो हो गया चलिए, मैम, मैनी मैनी मतलब कंसिस्टेंसी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये आपकी बातों में झलक रहा है कि कितना हार्ड वर्क आपने किया है। और ये कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखनी चाहिए, ये हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है कहीं ना कहीं, कि हाँ जो मुझे करना है वो करना ही है। मेरी मेहनत मुझे पता है मैं कितना कर रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ। हमारे एफर्ट्स कभी कभी ऐसा होता है, वो थोड़ा डिले रिजल्ट देते हैं हमें, बट कभी निराश नहीं करते, है ना। बस यस हमें मैम, भी बने जैसे रहना कि मेरा पड़ेगा। एक, हाँ जी। जैसे कि एक दो क्वेश्चन से रहता, तो ये नहीं कह सकते कि मेरी मेहनत में कमी थी, हाँ। वो मेहनत मैंने उस टाइम पे भी नहीं की थी। हम्म। बट फिर भी कई यहीं पे गिव अप कर देते हैं, क्या पता मैं भी गिव अप कर देती, भाई नहीं हो रहा मेरे से, बट नहीं, मैंने खुद को सोच रखा था तो खुद को वो किया, तो अब की बात हो गया। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है मैम, बिल्कुल खुद को इम्प्रूव कंसिस्टेंसी करो। ज़रूरी है। और एक और चीज़ आपकी तैयारी में जो मुझे एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, वो ये है कि आपने जब 2-3 बार ट्राई किया, मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप लगे रहे, बट आपने एक स्मार्ट मूव ये किया कि आपने बीएड कर ली साथ में। बीएड करने से हाँ हाँ करियर ऑप्शंस आपके पास आए। करियर ऑप्शंस के साथ साथ आपने एचटेट सीटेट क्वालिफाई कर लिया कि यस गवर्नमेंट जॉब निकलेगी और मैं तभी उसको फिल कर दूंगी, तो वहां भी मैं रेडी हूँ। तो ये यस ऑप्शंस मैम। आपको खुद बनाने पड़ते हैं एज एन एस्पिरेंट। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए, हार मत मानिए, और अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट पे ही फोकस करते रहोगे, तो शायद वो आप टाइम जो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे ना, वो छूट जाएगा। तो अपने करियर यस मैम। ऑप्शंस जो हैं वो वाइड करना, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि सीमा ने बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि यस उन्होंने ये चीज़ की, एंड जो भी चीज़ें थी उसमें फैमिली सपोर्ट जो है वो सबसे ज़रूरी होता है। और आपसे बात यस करते हुए आपने ये भी बताया कि घर वाले बोल रहे हैं कहीं पे भी तुम्हारी पोस्टिंग हो जाए हम तुम्हें भेज देंगे। तो ये एक फ्रीडम जो होती है ना, ये एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि यस मैं जो एफर्ट कर रही हूँ, जितना भी मेरे से बन पा रहा है उसमें पूरा सपोर्ट है। मैं अपना 100% नहीं, अब 200% दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 4 लोग और हैं जो मेरे लिए कुछ सोच रहे हैं, मेरे सपने को पूरा करना उन्होंने अपना सपना बना लिया है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंस्पायरिंग यस होती हैं, और मैम। यही चीज़ों की मुझे लगता नीड है हमें आज की सोसाइटी में। अगर ऐसी फैमिलीज हमें मिलती हैं है तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। इवन लड़के भी, अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो और हम अपने सपने को, अगर एक अच्छा सपना हमने देखा है उसको पूरा करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यस। यस। आगे मुझे बताओ लगता है फिर कि किस पहले तरीके। स्पोर्ट्स की वजह से चाहिए मेरा कितनी दूर एग्जाम आ जाए, घर वाले खुद देख ऐसे बोलते हैं कि बस तू फॉर्म फिल कर, वो हमारा काम है, तू पढ़ाई कर अपनी, मतलब बिल्कुल। बाकी कुछ प्रेशर नहीं होता मेरे ऊपर। मुझे लगता है कि तभी कर पाई हूँ। और बाकी तो भाई खुद की मेहनत भी है मैम, ऐसे ही हाँ अकेले घर वालों का सपोर्ट तो नहीं बोल सकते। बिल्कुल। हाँ, अगर वो सपोर्ट करते रहेंगे, आप कुछ मेहनत ही नहीं करोगे, तब भी कुछ नहीं होगा। यस वो मैम। एक चेरी ऑन द केक हो जाती है बाकी चीज़ें। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो है, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने पेपर को 2022 से लेके 2026 तक देखा है, तो क्या यस पेपर मैम। पैटर्न में चेंजेस आए? और आप जब भी पेपर देते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ पेपर 1 में ये चीज़ें बदल रही हैं, पेपर 2 में ये चीज़ें बदल रही हैं, तो आपने किस तरीके से स्ट्रेटजाइज किया कि मुझे पेपर 1 की 10 यूनिट हैं तो उनमें कैसे परफॉर्म करना है, कौन सी यूनिट को पिक करना है, कौन सी को छोड़ना है या कम करना है? मतलब स्ट्रेटजी क्या रही आपकी पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी बताना, सो दैट एक क्लियर आइडिया मिल सके एक एस्पिरेंट को कि अगर उसने तैयारी करनी है अब 2026 जून के लिए, तो वो कैसे करे। यस मैम, जैसे मैंने जब सबसे शुरू में शुरू किया था 2022 में, तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि चलो वही हो जाएगा, जैसे कि जो जो यूनिट मेरे को आती, जैसे कि टीचिंग है, रिसर्च है, वो नॉर्मल पढ़ती थी यूट्यूब से। उस टाइम पे मैंने एनवायरनमेंट छोड़ दिया, हायर एजुकेशन छोड़ दिया। मैंने सोचती थी कि इनमें तुक्के लग जाऊंगे, हो जाऊंगा। फिर जैसे जैसे एग्जाम देती गई तो पता चला कि भी ऐसा तो नहीं है। फिर मैंने बाद में उन यूनिट के ऊपर भी काम करना शुरू किया। उनमें से ऐसा तो नहीं कि मैं 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक कर पाऊँ, लेकिन जहां तक मैं कर पाई, 2 3 मतलब दोनों यूनिट को मिला के, हायर एजुकेशन प्लस पीपल एनवायरनमेंट, दोनों को मिला के अगर मेरे 5 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए, फिर तो मैं ये सोचती थी तो भी ठीक है। मतलब पहले जो मेरे को आती थी, मैंने उनसे रिलेटेड नोट्स वगैरह बनाए, फिर मैंने खुद को एनालाइज किया कि भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, बाकी यूनिट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। यूनिट जैसे कि मेरा पहले उनसे कोई वास्ता नहीं था, रिसर्च वगैरह तो फिर भी हम एमकॉम वगैरह हम थोड़ी बहुत पढ़ लेते मैम। हाँ तो जी। फिर मैंने उनके ऊपर काम किया, दोनों यूनिट्स के ऊपर। और तो मेरी थी मतलब ठीक थी भाई, बाकी के ऊपर भी मैंने काम किया। भाई पीवाईक्यू वगैरह को देख के कहाँ कहाँ से नए टॉपिक आ रहे हैं,
कौन कौन से मुझे नोट्स बनाने, लेकिन स्पेशली ये 2 यूनिट थी जो मैंने छोड़ रखी थी, इनके ऊपर स्पेशली काम किया तो मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। और ओके। मतलब डीआई मेरा मैथ ठीक है, तो डीआई और जो आरसी वो मैं हर रोज एक एक लगाती थी जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की। हर रोज एक आरसी एक डीआई, लाइब्रेरी में जाते ही सबसे पहला मेरा यही काम होता है, एक आरसी सोल्व करो एक डीआई सोल्व करो। उसके बाद मतलब और शुरू करती थी। और जैसे कि पेपर 2 है, पेपर 2 में मैंने जैसे कि इनकम टैक्स है मैम बिल्कुल ही छोड़ दिया था सबसे शुरू में। जब मैंने प्रिपरेशन की सोचती थी कि मतलब 9 यूनिट है वो कर लूंगी, हो जाएगा मेरा काम, लेकिन ऐसा नहीं होता मैम। मतलब वो अगर आपको हार्ड लग रही तो उसको इस लेवल का तैयार करो कि कम से कम भाई 2 क्वेश्चन निकल जाए, 3 क्वेश्चन निकल जाए, जितना उसके बिल्कुल स्किप मत करो किसी भी यूनिट को। जहां तक आपको समझ आ रहा है उसके ऊपर काम करो। फिर मैंने इनकम टैक्स वगैरह पे काम किया, न्यूमेरिकल एरिया था पहले तो मैंने न्यूमेरिकल भी छोड़ रखे थे, फिर मैंने उनके ऊपर भी काम किया। और फिर इस तरीके से जैसे कि नोट्स बनाए थे शुरू में तो मोटे मोटे नोट्स बनाए वैसे ही, फिर बाद में एग्जाम देती गई तो पता चलता गया भाई यहाँ से आ रहा है। एग्जाम देती गई तो पता चला मतलब आसान आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते थे मेरे। मान लिया बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके कंपोनेंट है वो मैच करने आते हैं, भी सोशल कौन सा है इसको मैच करो। मैंने वो बाद में खुद को एनालाइज किया कि वो क्वेश्चन भी मैं गलत करके आई। फिर देखा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों गलत हो रहे हैं मेरे, तो जो टॉपिक थे उनके ऊपर नोट्स बनाए और काम किया। कई बार हम मतलब ये सोचते हैं कि आसान टॉपिक है ये तो मुझे आता है छोड़ देती हूँ ये तो हो जाएगा मेरे से, बट जो वास्तव में होता है मैं वो नहीं कर पाते हम, कई बार नहीं हो पाता, बाद में जब ध्यान देते तो हो जाता है। मान लिया सोशल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, तो उसमें कल्चर सब कल्चर सोशल क्लास। अब नॉर्मली अगर हमने पढ़ रखा है तो हम यही सोचेंगे कि सोशल क्लास सोशल का है, लेकिन बाद में जब डीप पढ़ते तो पता चलता है ना कि सोशल क्लास कल्चर का है। फिर ऐसे ही मतलब धीरे धीरे डीप जाती गई जाती गई जाती गई, अपने नोट्स में इम्प्रूवमेंट करती गई और 2026 में कर दिया मैम, वैसे 2025 था। बिल्कुल दिसंबर 2025 जो कि पेपर 26 में हुआ उसमें आपने क्रैक कर लिया। और बहुत सारी चीज़ें आपकी ये जो आप बता रहे हो ना इसमें ही पता लग रहा है कि कितना इन डेप्थ आपने पढ़ाई किया है, कितना इन डेप्थ आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया है, खुद को आपने एनालाइज किया है। ये बहुत छोटी सी चीज़ आपने भी एग्जाम्पल के थ्रू बताई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बच्चे मिस कर देते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो। और जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इन्होंने कि कोई भी यूनिट को स्किप मत करो। किसी भी यूनिट को आप स्किप करोगे तो आप पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उसके जो बनने वाले हैं वो छोड़ दोगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी करके जाओगे तो 2-3 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये किया है। अब मेरा क्वेश्चन सही हो या गलत हो वो कोई बात नहीं है, वो आपको नहीं पता पेपर में, बट जितनी नॉलेज आपके पास थी उसमें आपने अपना बेस्ट आंसर दिया है। तो ये कॉन्फिडेंस भी एग्जामिनेशन में आपको जो है काम रखता है और आप बढ़िया तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और अभी जो है आपने बोला कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाए थे, तो अब लास्ट अटेम्प्ट में अभी जो आपने दिया या उससे भी पहला अटेम्प्ट अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम पे आपको क्या समझ आया कि नोट्स किस तरीके के होने चाहिए और आपने उन पे कैसे काम किया? जैसे कि मैम मैंने शुरू में नोट्स बनाए तो मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग भी ऐसे लिखा, मतलब कि बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि शुरू में पढ़ते तब तो ऐसा ही होता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे पीवाई क्यू एनालाइज करते जाते तो पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, उनको अंडरलाइन करती गई। नोट्स को ये नहीं कि उन्हीं मेरी फॉर्म कर दिए, मैं अलग से अपने नोट्स बनाती हर बार। जैसे कि हर बार एग्जाम हुआ कुछ ना आया तो नई कॉपी आती मेरे पास और उसमें मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो भी हुआ है, नया टॉपिक जो भी पूछा गया है तो वो उसमें होता था मैम। और अब तो पहले बार नोट्स देखती हूँ तो खुद को हंसी आती है अपने ऊपर कि ये क्या बनाया था। बिल्कुल, एक्चुअली मैंने भी जब तैयारी की थी मैंने 12 किताबें भर दी थी। 10 यूनिट के नोट्स हैं पेपर 1 पेपर 2 के, बट जनरली लास्ट में जो है वो पेजेस में आपके नोट्स रह जाते हैं तो वही अल्टीमेटली आपको हेल्प करते हैं। जैसे क्लास में तो मेरे 4 पेज रह जाते हैं कि हाँ वो जो कि पेपर से पहले मैं अगले मतलब मान लिया अगले दिन पेपर है तो पिछली रात को वो रिवाइज करती हूँ, बस 4 पेज रह। तो वो मतलब एक्सपीरियंस आता मैम, जैसे जैसे हम करते जाते हैं। शुरू में थोड़ी मतलब जो बच्चा पहली बार दे रहा है तो उसको इतना नहीं पता होता, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वो पता चलता जाता है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो पीवाईक्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं भी आपसे यही पूछूंगी कि आपकी जो स्ट्रेटजी थी, आप सिलेबस कवर करके फिर पीवाईक्यूज लगाते थे या आपने जब पढ़ना शुरू किया तो किस तरीके से पढ़ना शुरू किया कि पहले पीवाईक्यूज देन सिलेबस देन अगेन पीवाईक्यूज लगाओगे, क्या चीजें थी? शुरू में तो मैम मैंने सिलेबस कवर कर लिया था, मतलब ये नहीं पता था कि इतना डीपली भी जाना होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सिलेबस कवर किया फिर पीवाईक्यू लगाया, फिर देखा भाई मतलब ज्यादातर पीवाईक्यू तो बन रहे थे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं बन रहा है।
फिर मैंने पीवाईक्यू से जो कुछ भी नया टॉपिक था उसको स्पेशली अलग से नोट्स बनाए और उसके लिए मतलब भाई अलग से वो करी तैयारी में। अच्छा, तो पीवाईक्यूज पे जो भी न्यू पॉइंट्स थे वो आपने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया और सिलेबस जो है वो एक कोर सिलेबस आपने कवर किया। ये बहुत सही हाँ मैम, तरीका है, मैं सिलेबस बेसिक एंड पर पीवाईक्यूज। हाँ जी। यस मैम, पहले बेसिक बेसिक को कवर किया। मतलब वही होता है कि भाई हम्म। जो भी बुक है मेरे पास उससे बेसिक को कवर किया, फिर पीवाईक्यू लगाए, जो कुछ भी नया आया फिर उसको ऐड ऑन करती गई मैम। चलो बहुत बढ़िया। जैसे और कि मॉक हाँ अकाउंट जी। में है मैम, हाँ हाँ बोलो। जैसे कि अकाउंट में मैम हम पार्टनरशिप कवर कर लेते हैं जो भी नॉर्मल है वो, लेकिन जैसे जैसे कि पीवाईक्यू सोल्व किए तो पता चल रहा ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें भी दो टाइप है, फिर एक वैल्यू बेस्ड है हम्म। और एक वो वाला है। तो फिर वो पहले तो मैंने नोट्स में ऐड नहीं किया, धीरे धीरे जब पीवाईक्यू सोल्व किए तो पता चल रहा भी ह्यूमन रिसोर्स से भी आ रहे हैं, ये भी हाँ इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल। फिर धीरे धीरे उनको भी ऐड करती गई मैं। हाँ, वही चीज़ें नहीं सीखते गए और उसको ऐड ऑन करते गए, यही है कि आप अपने नोट्स और अच्छे से बना पाओगे, समझ पाओगे, समराइज करके आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो अभी लास्टली मैं पूछना यस चाहूँगी कि जो मॉक टेस्ट है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस तैयारी में? मैम, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इतना ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए, मतलब दो तीन दिए हैं बस। बस मैं ज्यादा पीवाईक्यू मतलब यूट्यूब पे मुझे कहीं से पीवाईक्यू मिल जाए, असल में तो आपके ही देखती थी मैं। हम्म। मुझे 2023 में आपकी क्लासेस, मैंने बैच वगैरह नहीं लिया, बस आपकी हम्म। सारी फ्री क्लासेस जितनी भी थी सारी देखती थी, और जितने भी पीवाईक्यू कहीं से मिल जाए मुझे पीवाईक्यू करने हैं तो बस वो करने हैं। मॉक टेस्ट तो मैंने दो तीन ही लगाए थे मैम। और धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है क्योंकि मैंने इतनी बार दिया था, अगर कोई पहली बार दे रहा है तो उसको मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। मैंने भी पहली बार दे के देखा है, मेरा इतनी बार एक्सपीरियंस हो गया था तो टाइम मैनेजमेंट में इतनी दिक्कत नहीं आती थी, तो मैंने इतने मॉक टेस्ट नहीं लगाए मैम। अब 6 बार वैसे तो मॉक टेस्ट एक्चुअल अगर कोई पेपर। पहली बार देगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम टाइम मैनेजमेंट के लिए। ना तो बिगनर्स हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, बट अगर आप देखो आपकी तैयारी में तो 6 बार आपने एक्चुअल पेपर एज अ मॉक दे दिया है ना, यस 6 बार मैम। एक्चुअल पेपर दे के आ चुके हो, एक्सपीरियंस ले चुके हो, तो आपको तो पता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो आपके केस में 2-3 मॉक टेस्ट से हो गया, बट बिगनर्स जो हैं या फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दे रहे हैं यस तो मैम। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना टाइम मैनेज करना, अदरवाइज आपके लिए भी फिर वही हो जाएगा, 3-4 बार आप दे रहे हो, उनसे बचना है ना। तो हमें जो है वो सीखना है कि जो चीज़ें किसी और के काम आई हैं वो तो हम लें ही, और जो गलतियां उन्होंने की वो हमें नहीं करनी है। सक्सेस स्टोरीज का मेन मोटिव यही है कि आपको बिल्कुल एक कोर, वो होता है ना कि जेन्युइन एक्सपीरियंस जो है वो आपको बताया जा सके, समझाया जा सके, और आप उनसे चीज़ें सीखो एंड अपनी तैयारी में उनको इनकॉर्पोरेट करो। आई होप कि सीमा जी ने जो भी सारी चीज़ें की हैं ओवर द टाइम उनसे आपको भी अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, और इस तैयारी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने क्या किया, किस तरीके से उनके लिए चीज़ें वर्क की, वो सारी चीज़ें हमने समझाई। और यस, लास्टली मैं पूछना चाहूँगी जेआरएफ अड्डा का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में? आपने जैसे बताया 2023 से आप जुड़े पेपर 2 के लिए, एंड पेपर 1 में यस भी मैम। किस तरीके से आपके लिए चीज़ें वर्क की, और क्या सजेस्ट करना चाहोगे लर्नर्स को? मैम, पहले तो अपना बेसिक सिलेबस कवर करें, और कॉमर्स पढ़ने तो आए उसी मैम से पढ़े। आप बहुत मतलब अगर कोई नया नया बिगनर है तो वो ये सोचता है कि भाई चैनल छोटा है, इतने सब्सक्राइबर है नहीं, क्या पता कैसा पढ़ाते हुए। लेकिन एक बार पढ़ के देखेगा कोई बंदा, शुरू शुरू में शुरू करता है वो अपना 100% देता है मैम। इतना जो पहले पढ़ा रहे वो क्या पता देते हो ना देते हो, लेकिन जब आपने नया नया शुरू किया था तब मैंने आपकी क्लास देखनी शुरू की, फिर तो मैं तभी से देखती गई। तो अपनी तैयारी मतलब पीवाईक्यू वगैरह लगाने तो आपने यूट्यूब पे सब कुछ कवर करवा रखा मैम, सारा सिलेबस पीवाईक्यू वगैरह। अगर कोई मान लिया कोर्स नहीं ले सकता तो यूट्यूब से भी अपनी तैयारी करके, मतलब जैसे कि मैंने निकाला है वो अपना जेआरएफ क्लियर कर सकता है मैम। जेआरएफ अड्डा में आपने इतना करवा रखा है सिलेबस। बिल्कुल। चलो, तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू, एंड आपने बहुत सारी नई चीज़ें भी की, सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ पे नहीं रहे, ये तो करना ही था वो तो कर ही लिया, बट उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप जो भी फ्यूचर में करना चाहते हैं वो सब आपको मिले, उसके लिए मेहनत करते रहो, एंड मेहनत करने में तो आपका मुझे नहीं लगता कोई तोड़ है, आप इतना कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हो तो आगे भी इसी तरीके से लगे रहो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए हैं आगे, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी आप फ्यूचर में करो वो सब आपको मिले, एंड ऐसे ही को जो है मैम, लगे रहो, मेहनत करते रहो, एंड इंस्पायर करते रहो और लोगों को कि वो भी जो है ये चीज़ें बिल्कुल करें, जो उनके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करें। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, है ना। और थैंक यू।
थैंक यू सो मच। और अभी थैंक यू। गाइज आपके लिए भी ये सेशन हम जो लेके आए थे, इसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आई विश एंड आई होप कि आपको हर चीज़ जो है अच्छे से समझ आई होगी एंड इन पे आप अच्छे से काम करेंगे। बिल्कुल रो स्टोरी आपके लिए लेके आते हैं सो दैट आपको वो फील हो कि हाँ ये तो हमारे जैसा ही है, ये हमारे तरीके से हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसा ही इन्होंने भी किया है। बस जब किया है तो उसमें इतनी डेडिकेशन लेके आओ कि बस वो करना है और उसके लिए मेहनत करो। सिर्फ आउटपुट पे यस फोकस मत करो, अपने इनपुट्स पे फोकस करो कि क्या हम कर यस मैम। सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनपुट अच्छे होंगे तो अच्छा प्रोसेस होगा, तो आउटपुट भी अच्छा आएगा, है ना। और जब आउटपुट आएगा तो वो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत कुछ आपको सिखाएगा। सभी सक्सेस स्टोरीज जितनी भी मैंने की उन सब में यही चीज़ सीखने को मिलती है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से पेपर 1 पेपर 2 पढ़ सकते हैं। JRF अड्डा का मोटिव ही यही था कि हम हेल्प कर सके हर एस्पिरेंट की, कभी भी उसको ऐसा ना लगे कि कुछ कमी रह गई, फाइनेंशियली कुछ कमी रह जाती है उनकी तैयारी में, ऐसा ना हो। हर किसी को क्वालिटी कंटेंट मिले, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है। और डेफिनेटली जिस बेस पे हम इंडियंस की एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुई थी उसको ही आगे हम कंटिन्यू करते हुए चले, ठीक है। तो आप सभी जो है अपना सपोर्ट ज़रूर शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। अगर आप कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, टीम का नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे आपसे फिर किसी सेशन में।